डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है 2024 से हम पढ़ रहे हैं। तो इस बुक की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनके चैप्टर्स हैं वो मेरी क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9 NBF बायो लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका शुरू हो रहा है, बिल्कुल जी इस पेज से शुरू हो रहा है, ये वाला पेज नंबर 258 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो हो सकता है कि आपने क्लास 8 में या क्लास 7 में पढ़ा हो और हो सकता है ना पढ़ा हो, क्योंकि अब ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसमें इस टॉपिक को शामिल किया गया। इससे पहले ये वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। अब सिंगल नेशनल करिकुलम में इसको बल्कि क्लास 6 से भी शामिल शुरू कर दिया। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट ऑनवर्ड पढ़ते हैं। तो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया जाए, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर आप एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किल पेश आ सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? We often come across such situation where we have to make guess about occurrence of or non-occurrence of something that would happen or not। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते, हम उनके होने के और ना होने की गारंटी नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑफन मेक सच स्टेटमेंट, हम इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि 40% स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आर प्रेडिक्टेड टू बी एब्सेंट टुमारो बिकॉज ऑफ सीवियर हीट वेव्स। हम कह सकते हैं क्लास 9 के 40% बच्चे जो हैं कल एब्सेंट हो स्कूल से। क्यों? क्योंकि कल बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, सीवियर हीट वेव है, तो पॉसिबल है कि 40% स्टूडेंट क्लास 9 के एब्सेंट हो। यू विल प्रॉब्ली विन मैथ ओलम्पाइड दिस ईयर, हो सकता है आप इस साल जो मैथ का ओलम्पाइड मुकाबला हो रहा है वो जीत जाएँ। आई होप यू विल गेट एटलीस्ट 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम, हो सकता है कि आप कम से कम 90% मार्क्स जो है वो ज़रूर बोर्ड के एग्ज़ाम में लें। ये बातें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, इससे मिलती जुलती भी करते रहते हैं। इन दिस स्टेटमेंट वन कैन नोटिस द अनसर्टेनिटी और डाउट अक्रंस। इसमें हम बात ये नोटिस कर सकते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी और डाउट का एलिमेंट मौजूद है। कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी है, हो सकता ना हो। These are few of the guesses make in our daily life for the probability of an event that is even likely to happen or not। ये इस तरह के इवेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे आते हैं और इनके बारे में probability बेसिकली गैस ही होता है, गैस करते हैं कि होंगे या नहीं होंगे। Probability is a synonym to possibility। Probability बेसिकली सिनोनिम है, सिनोनिम से मुराद है उससे मिलता जुलता है इसका मीनिंग है। पॉसिबिलिटी आपने सुना होगा, पॉसिबिलिटी से मुराद है इसके चांसेस होने के कितने हैं, यही मतलब इसका probability का भी है। Simply speaking, the measure of chance of an event is called probability and its value are from 0 to 1 for example। अब सिंपली अगर कहा जाए तो किसी के इवेंट के या किसी भी काम के होने के जो चांस है वो probability कहलाती है, और इसकी probability 0 और 1 हो सकती है, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 to 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल probability ऑफ ए न्यू प्रॉफिट आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़, यानी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नए खलीफा आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट हलीमा विल विन द टॉस अमंग हलीमा हाजरा हानिया इज़। हम चाहते हैं कि 3 लड़कियों के दरमियान टॉस हो रहा है, हलीमा, हाजरा, हानिया, 3 लड़कियों के दरमियान। तो हलीमा की जो प्रोबेबिलिटी है टॉस जीतने की वो 1/3 होगी। 1/3 को भी जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान ही आंसर आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सेटिंग इन वेस्ट इज़ 1। अब सूरज जो है वो मगरब में गरूब होता है, हमें पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 से मुराद है कि 100% जो है वो सूरज जो है मगरब में ही गरूब होगा, ठीक है। कुछ समझ आई होगी आपकी, कुछ और देखते हैं। इन दिस स्टेटमेंट वी हैव सीन दैट प्रोबेबिलिटी इज़ बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव। अब हमने कहा कि इस सिचुएशन में हमने देखा कि 0 and 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी शामिल है और 0 और 1 भी दोनों शामिल हैं। दिस रेंज कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड पिक्टोरियली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने एक पिक्चर की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया, जैसे कि ये देखें, इम्पॉसिबल इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और सर्टेन एंड श्योर इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ऐसे इवेंट जो 100% होने ही होने हैं, ठीक है,
जिनके बारे में प्रोबेबिलिटी है वो 1 है उनकी, और ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% यानी इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जैसे सूरज मगरब में गरूब होता है, हम कहते हैं सूरज जो है वो मशरक़ में गरूब होता है, तो इसकी ये हो ही नहीं सकता, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं इक्वली लाइकली, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कल जो है वो टेस्ट होगा आपका, आप पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, पास भी होने के चांस उतने ही हैं, फेल होने के चांस भी उतने ही हैं। तो इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली होगी, 1/2 होगी, हाफ होगी। यानी कल आप क्रिकेट का मैच पाकिस्तान टाइम जीत भी सकती है और हार भी सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 होगी, यानी 50% होगी। और कुछ इवेंट होते हैं लाइकली जिनके होने के चांसेस ज़्यादा हों वो लाइकली इवेंट कहलाते हैं। जैसे अगर मेरे को स्टूडेंट है वो लाइक है, तो कल मैं टेस्ट लूँगा तो उनके ज़्यादातर चांस ही है कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को लाइकली इवेंट कहते हैं जिनके ज़्यादा चांस हो होने के। अब अनलाइकली इवेंट ऐसे होते हैं कि कल मौसम बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, वेदर बता रहा है, लेकिन हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अनलाइकली इवेंट है, चांसेस बहुत कम है क्योंकि मौसम बारिश वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो बारिश है वो हो सकती है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, इक्वली इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट का किसी हद तक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अब समझ आया होगा। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद है कि जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया है। अब जी हम नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट जो हिस्सा है प्रोबेबिलिटी को हमने समझ लिया। प्रोबेबिलिटी की थोड़ी टाइप्स को देखते हैं। एक प्रोबेबिलिटी होती है सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी। वो क्या होती है? एन इवेंट विच है सिंगल सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंगल इवेंट और सिंपल इवेंट और सिंगुलर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ए कॉइन द सैंपल स्पेस इज हेड एंड टेल। अब जब भी आप सिक्का उछालेंगे, सिक्का जब ऊपर फेंकेंगे तो उसकी हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, ठीक। उनमें से एक ही आएगा, ये नहीं हो सकता कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए। हेड आएगी या टेल आएगी, ऐसे इवेंट को सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे सैंपल स्पेस से मुराद ये लिखा हुआ वर्ड सैंपल स्पेस होता है कि ऊपर सिक्का फेंकने से क्या क्या चांसेस हैं, हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, ये इसकी सैंपल स्पेस है। ये लिखा हुआ हेड या टेल है, एच से मुराद हेड, टी से मुराद टेल। वेयर E1 यानी पहला इवेंट जो है वो यहाँ हेड आ जाएगा, E2 या टेल आ सकती है। एज ओनली 1 आउट ऑफ 2 आउटकम इज़ पॉसिबल हेयर बोथ E1 एंड E2 आर सिंगल इवेंट। तो इस तरह ये E1 और E2 जो है वो सिंगल इवेंट है। ये एक साथ दोनों नहीं हो सकते, एक साथ हो नहीं सकता कि जो है वो हेड भी आए और टेल भी आए। तो ऐसे इवेंट को जो है वो हम सिंगल इवेंट कहते हैं। ये कुछ इसकी एग्जांपल आगे दी हुई हैं, वो देखी जा सकती हैं। जैसे कि राइट सैंपल स्पेस फॉर सिंगल रोल ऑफ डाई दैट एनलिस्ट ऑल द इवेंट डिस्कस वेदर एनी कंपाउंड इवेंट इज प्रेजेंट इन दिस केस। यानी जो लड्डू का दाना है उसको ऊपर फेंकेंगे तो फिर क्या आ सकता है। हेयर वी नोटिस इफ़ ए सिंगल डाई इज रोल्ड वंस दे एनी वन ऑफ द आउटकम में कर, उनमें से कोई भी आ सकती है। लड्डू का दाना फेंकेंगे या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। देयरफॉर एस से मुराद है यहाँ पे सैंपल स्पेस, ऐसे मुराद है सैंपल स्पेस, ये उसकी सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसमें से कुछ भी आ सकता है। नाउ ऑल पॉसिबल इवेंट आर, ये पॉसिबल इवेंट कौन से हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये भी एक सिंगल इवेंट की एग्जांपल है। फ्रॉम इवेंट लिस्टेड अबव इट्स एविडेंट दैट ऑल इवेंट आर सिंगल, सारे इवेंट सिंगल है। सो नो कंपाउंड इवेंट इन दिस केस, इस केस में कंपाउंड इवेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको सिंगल इवेंट की समझ आ गई होगी। हो सकता है बोर हो रहे हो, लेकिन ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट तब एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ पी से मुराद प्रोबेबिलिटी, ई से मुराद इवेंट प्रोबेबिलिटी या फिर इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब लुड्डो का दाना ऊपर फेंकेंगे तो जो आउटकम आ सकते हैं वो टोटल 6 हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आ सकती हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है जो हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 2 कितनी दफ़ा आएगा, तो ऊपर आएगा 2, ठीक है, नीचे आएगा 6, ठीक है। तो उसको भी डिवाइड करके उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल लिखी हुई हैं, इनको समझ लें, वरना जब क्वेश्चन करेंगे तो तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। एक फ़र्ज़ करें एक इवेंट है जो हो ही नहीं रहा, जिसने आने ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या तरीकाकार है। एन इवेंट विच डिस्क्राइब द नॉन अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट इज़ कॉल्ड नॉन अकरिंग इवेंट।
यानी एक इवेंट जो नहीं आ सकता या नहीं आएगा उसको नॉन अकरिंग इवेंट कहेंगे। ये 4 बॉयज़, 4 लड़के हैं, अफ़ान, जाफ़र, हसान एंड माज आर प्लेइंग ONO, ठीक है, ONO गेम खेल रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ईच बॉयज़ इज़ 1/4। हर एक बॉय की गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, क्योंकि 4 लड़के हैं उनमें से एक ही जीतेगा तो 1/4 है। इफ़ द इवेंट ऑफ विनिंग ऑफ जाफ़र इज़ रिप्रेजेंटेड बाय J, अगर हम जाफ़र की बात करें, जाफ़र का जो इवेंट है, जो गेम जीतने का जो इवेंट है उसको J से रिप्रेजेंट करें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ J इज़ 1/4, यानी जाफ़र की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 होगी। नाउ द इवेंट दैट जाफ़र वोंट विन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय J कॉम्प्लीमेंट, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ J कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - P प्रोबेबिलिटी ऑफ जाफ़र। अभी आपको हो सकता है समझ ही ना आइए, ऊपर से गुजर गया हो, दोबारा बताता हूँ कि जाफ़र के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा इवेंट जैसे जाफ़र के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जाफ़र, ठीक है, यानी जाफ़र के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब मुझे बताएं कि जाफ़र के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम चाहते हैं कि ये इवेंट निकालें कि जो जाफ़र है वो जीत ही नहीं रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 1 में से माइनस करना है जाफ़र के जीतने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। दोबारा सुन ले, हमेशा जब भी ये आएगा, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको 1 में से फाइंड करना है, माइनस कर देना है, जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 1/4 3/4 आ जाएगा। तो जाफ़र के ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं किसी भी इवेंट की, वो 3/4 आएगी। हो सकता है आपको समझ आ गया हो सकता है थोड़ा थोड़ा आया हो सकता है बिल्कुल ना आया हो। तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे मैं ज़्यादा डिटेल से भी आपको दोबारा समझा दूंगा। द 2 इवेंट इन विच 1 शोज नॉन अकरेंस ऑफ द अदर आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक ऐसा इवेंट, द 2 इवेंट, जैसे 2 इवेंट इन विच 1 शोज नॉन अकरेंस, 2 इवेंट जिनमें से एक इवेंट बता रहा हो कि ये काम नहीं हो सकता, उस इवेंट को हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। और ये आपको हो सकता है स्क्रीन पे नज़र ना आ रहा हो। रिमेंबर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज़ यूनिटी, यानी कि 2 जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जब जमा करेंगे उनका जवाब यूनिटी आएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। ये आपका हो गया। ये आगे उस तरह का क्वेश्चन भी दिया गया, लेकिन हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। हम जो है पहले जो टॉपिक है वो समझते जाते हैं ताकि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। व्हेन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज नॉट सर्टन, जब थ्योरी के तौर पे कोई चीज़ सर्टन ना हो, वो यूज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज एज in most of the cases it is hard to predict the probability of an event happening finally। किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करना फाइनली समथिंग मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टाइम एन इवेंट इज अकरिंग इन एन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन द एक्सपेरिमेंट। देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इन इवेंट अकरिंग, जो इवेंट हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी ट्रायल हम कर रहे हैं उसकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकरिंग निकाल के हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफन कैलकुलेटेड आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, सो इट इज़ ऑफन कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। मोर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन क्लोजर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिकम टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है हम क्लोज होते जाएंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज़ अनदर नेम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम जो है वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। A spanner is 5 equally likely colored red, blue, green, yellow, white is spun 50 times। एक स्पिनर है जो इक्वली लाइकली कलर उसका रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, वाइट भी है। 50 दफ़ा उसको स्पन किया जाता है। एंड इज़ लैंडेड 10 टाइम ऑन रेड। 10 दफ़ा वो रेड पे गिरता है, 12 दफ़ा वो ब्लू पे गिरता है, 9 दफ़ा वो ग्रीन पे गिरता है और 9 दफ़ा वो येलो पे गिरता है। एंड 10 टाइम ऑन वाइट पे गिरता है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द इवेंट दैट इज़ लैंड ऑन अ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का बताना है। तो ग्रीन कलर ये है आपका 9 टाइम ऑन द ग्रीन।
तो आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर लैंडिंग ऑन ग्रीन कलर इज़ एफ, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, क्योंकि उसने कहा होगा 9 टाइम ऑन द ग्रीन गिरेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अक्रिंग, जो इवेंट हमें चाहिए वो है ग्रीन के लिए, वो 9, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 50 हैं, टोटल नंबर ऑफ जो है उसको फेंकेंगे वो 50 टाइम है, तो 9/50 जो है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। एक और एग्जांपल दी हुई है वो भी देख लीजिएगा। अब है नीचे लास्ट टॉपिक जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। In probability, we often come across the situation where the probability of an event become slightly different from its theoretical probability. Sometimes कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती हैं जिसमें हमारी जो probability है वो जो theoretical probability है उससे थोड़ी different आती है। The expected frequency is defined as how often we think an event should happen on the basis of theoretical probability or on the basis of previously happened experimental relative frequency। जैसे कि इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। For example, if Ali rolled a fair die, it is expected that 4 will happen 1/6 time। फ़र्ज़ करें अली जो है फेयर डाई से मराद है, लूडो के दाने में कोई 2 नंबर ही नहीं करनी, आप ऊपर फेंकेंगे तो 4 आने के चांसेस जो हैं 1/6 हैं, 4 आने के चांसेस 1/6 हैं। इफ़ ही रोल इट्स 120 टाइम, अगर इसको वो 120 दफ़ा ऊपर फेंकता है, देन ही एक्सपेक्ट 4 इज़ टू हैपन 120 मल्टीप्लाई बाई 1/6 20 टाइम। तो 120 दफ़ा अगर वो फेंकेगा तो तब जो है वो 4 आने के चांसेस 20 दफ़ा हैं। हैंस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय द फार्मूला। फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एन मल्टीप्लाई बाय पी निकाल के, ये फार्मूला लगा के फिर भी हम जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है निकाल लेंगे। ये फार्मूला ये जिसमें हाईलाइट करने लगा हूँ, एक ये फार्मूला, फिर उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, ये वाला फार्मूला आपने याद करना है, और ये यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला। यहाँ पे इस पेज पे 2 फार्मूले हैं और एक फार्मूला जो है वो ये मैंने लिखा है, तीसरा फार्मूला ये आपको आना चाहिए, यहाँ पे यूज़ होगा, और फिर एक फार्मूला जो है वो ये वाला। ये टोटल जो 4 फार्मूले मैंने इस जो है वो लेसन के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं, ये 4 फार्मूले हम आगे इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था जी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रोबेबिलिटी का सारा आपको दे दी है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट किया करें। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।